गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के विषय में, जो कि एक अनिवार्य विषय के रूप में भी देखा जाता है और ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है तथा जो बच्चे टेट या सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में। जो पर्यावरण है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण मीन्स होता है ढका हुआ या घिरा हुआ। तो सीधी सी बात है, जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब पूछ दिया जाए, अगर कई बार परिभाषा आपसे पूछ दी जाती है तो आपको बताना है कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण वायुमंडल का उपस्थित होना है। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ या घिरा हुआ। अर्थात जो चारों ओर से ढका हुआ होता है या घिरा हुआ होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। परिभाषा सुन लीजिए फिर से। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जिसका प्रमुख कारण वायुमंडल का उपस्थित होना है। क्लियर हो गया। उसके बाद में बात आती है कि भूपर्पटी, यानी कि जो हमारी परतें हैं, ये जो भूपर्पटी परतें पाई जाती हैं पृथ्वी के अंदर, नीचे की तरफ 3 परतें पाई जाती हैं, जिसे सबसे नीचे की परत को बोला जाता है कोर और उसके ऊपर की परत को बोला जाता है मेंटल। उसके ऊपर सबसे ऊपर क्रस्ट, यानी कि जिस पर हम लोग रहते हैं उसे क्रस्ट बोला जाता है। क्रस्ट के नीचे की परत को मेंटल कहा जाता है। मेंटल के सबसे नीचे की परत को कोर कहा जाता है। कई बार प्रश्न ये पूछ दिया जाता है चुंबक मंडल किसे कहते हैं, तो कोर जो है उसे चुंबक मंडल कहते हैं। कोर तथा मेंटल के जो बीच का जो भाग होता है उसे मध्य मंडल कहा जाता है। जो मेंटल होता है उसे दुर्बल मंडल कहते हैं तथा जो क्रस्ट होता है, जिसे भूपर्पटी के नाम से भी जाना जाता है और जिसे चट्टान मंडल भी कहा जाता है। तो बात यहाँ तक क्लियर हुई। फिर से सुन लीजिएगा। पृथ्वी के नीचे की तरफ 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे नीचे कोर पाई जाती है, उसके ऊपर मेंटल तथा उसके ऊपर क्रस्ट। ठीक है, अब बात आती है, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि कोर और मध्य मंडल के बीच की दूरी कितनी होती है। तो कोर जो होती है सबसे नीचे 6371 किलोमीटर, उसके ऊपर 2900 किलोमीटर तक ये कोर चलती रहती है तथा मध्य मंडल और मेंटल के बीच की दूरी जो 2900 से 30 किलोमीटर तथा क्रस्ट जो होता है 30 किलोमीटर से। अब फिर से सुनिएगा। 0 यानी कि जो पृथ्वी है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं वो 0 किलोमीटर के नीचे 30 किलोमीटर तक जाते हैं, तब तक क्रस्ट पाई जाती है। क्रस्ट परत पाई जाती है, यानी कि जिसे भूपर्पटी के नाम से जाना जाता है, जिसे चट्टान मंडल भी कहते हैं, ये पाई जाती है 30 तथा 30 से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है मेंटल और 2900 से 6371 तक पाई जाती है कोर। अब बात अगला स्टेप आता है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कोर में, यानी कि कोर में या चुंबक मंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा निकिल और आयरन Fe। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, निकिल Ni होता है, Fe होता है, आयरन का Fe होता है, तो इसे हम लोग शॉर्ट में याद करेंगे निफे। ठीक है, क्लियर हुआ। कोर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, निफे यानी कि निकिल और आयरन। उसके बाद में मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा सिलिका और मैग्नीशियम। भूपर्पटी चट्टान में क्या पाया जाता है, सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, क्लियर हुआ। कोर में पाया जाता है निफे और मेंटल में पाया जाता है सीमा और क्रस्ट में पाया जाता है सियाल।
तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे 3 चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट से नीचे 30 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहाँ तक की जो दूरी होती है वो क्रस्ट के अंतर्गत आती है। जो 30 से 2900 किलोमीटर तक होती है वहाँ तक मेंटल पाई जाती है, तथा जो 2900 से 6371 किलोमीटर तक होती है वो कोर पाई जाती है। तो बात क्लियर हो गई? ठीक है, समझ में आया? चलो हम आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के विषय में बात होती है। वायुमंडल, ठीक है, जैसा कि आपको विदित है, पहले से भी जानकारी है और ज्ञात भी होगा और कई अन्य परीक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा कि वायुमंडल में गैसों का वितरण किस प्रकार होता है। तो आपको सदैव याद रखना है, जो गैसें होती हैं, जैसे सबसे अत्यधिक वायुमंडल में अगर कोई भी गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, यानी कि कितने प्रतिशत, 78% पाई जाती है। जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो 21% पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.03% पाई जाती है, तथा जो आर्गन गैस होती है वो 0.93% पाई जाती है। और जो बचा शेष वो अन्य सारी गैसें पाई जाती हैं, जैसे जलवाष्प वगैरह जो भी गैसें होती हैं वो अन्य पाई जाती हैं। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब यहाँ से कई बार ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि वायुमंडल में सबसे अत्यधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको सदैव और सदैव बताना है कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत, 78% पाई जाती है। कई बार प्रश्न ये पूछ दिया जाता है सबसे कम मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत, 0.03% पाई जाती है। क्लियर हुआ ना? ठीक है, अगला प्रश्न यहीं से पूछ दिया जाता है कि वायुमंडल में कौन सी ऐसी 2 गैसें पाई जाती हैं जिनका 99% होता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 गैसें जब मिल जाती हैं तो वो टोटल की 99% हो जाती हैं। 78 नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन 21 होती है। जब 78 को हम प्लस कर देंगे 21 में तो 99 हो जाता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ऑक्सीजन पाई तो जाती है 21% वायुमंडल में, लेकिन उसमें से जो 5% होती है उसका हम लोग उपभोग करते हैं, तो तथा जो 16% होती है उसे हम बाहर ऐसे ही वो पड़ी रहती है वायुमंडल में। बात क्लियर? ठीक है, अब बात आती है वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस है उसे प्राणवायु भी कहा जाता है। ठीक है, प्राणवायु अगर पूछ दिया जाए प्राणवायु किसे कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा प्राणवायु गैस किसे कहते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए, प्राणवायु गैस ऑक्सीजन को कहा जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा उत्सर्जित तो होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये गैस क्या होती है कि उत्सर्जित तो होती है, यानी कि बनती है। जैसे कई बार मैंने आपको ये भी बताया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सूर्य का प्रकाश और हरित लवक का होना अति महत्वपूर्ण होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट या मंड या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तथा जल जो होता है वो वेपोरेशन के माध्यम से, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वायुमंडल में कुछ ना कुछ निष्कासित हो जाता है, तथा ऑक्सीजन गैस पुनः वायुमंडल में विमुक्त हो जाती है, जिसको पुनः सभी जीवधारी ग्रहण करते हैं। रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन के दौरान उसे ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः निष्कासित कर दिया जाता है वायुमंडल में। फिर से यही चैन, यही रिएक्शन बराबर, यही साइकिल बराबर चलती रहती है। तो फिर से सुन लीजिएगा, वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद में जल, पौधे जो जल मिलता है वो उसमें उनकी जड़ों में, क्योंकि जड़ों उनके पौधों में 2 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। जाइलम का काम होता है मृदा से या मिट्टी से या भूमि से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना, तथा फ्लोएम का काम होता है जो भोजन बन जाता है उसको पूरे पौधों में पहुंचाने का। बात क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब बात आती है कई बार कि प्लांट यानी कि पौधों के बारे में पूछ दिया जाता है।
पौधों को मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, आकार के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, उनका आकार किस प्रकार का, उनका क्षेत्र, उनका रहन सहन किस प्रकार का है। तो आकार के आधार पर जो पौधे होते हैं, सबसे पहले बात आती है शाख, नंबर 2 झाड़ी, नंबर 3 पौधे, नंबर 4 वृक्ष और नंबर 5 लताएं। ठीक है, शाख जिसे हर्ब्स कहा जाता है, जो शाख होते हैं इनके बहुत ही तने क्या होते हैं, सॉफ्ट, मुलायम होते हैं और हरे होते हैं, उन्हें शाख कहा जाता है, जैसे धनिया, पालक, मेथी आदि। ठीक है, शाख। झाड़ी सर्ब्स किसे कहा जाता है, ये भी आकार में छोटे होते हैं परंतु इनका तना कठोर होता है, जैसे गुलाब, गुड़हल आदि। उसके बाद में प्लांट यानी कि पौधों की बात करते हैं तो ये आकार में बड़े होते हैं। कुछ पौधे बड़े होकर वृक्ष का निर्माण करते हैं, जबकि फसल वाले पौधे वृक्ष का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जैसे गेहूं, धान, सरसों आदि। फसल वाले जो भी पौधे होते हैं वो वृक्ष का निर्माण कभी भी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको पौधों कहा जाता है। पौधे और वृक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ पौधे बड़े होकर वृक्ष का निर्माण करते हैं, जबकि फसल वाले पौधे वृक्ष का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जैसे गेहूं, धान, सरसों, गन्ना आदि। उसके बाद में बात आती है वृक्ष। ये आकार में बड़े होते हैं या बहुवर्षीय होते हैं, क्योंकि ये बहुवर्षीय, जैसे आपने देखा होगा आम हुआ, नीम हुआ, बबूल हुआ, जामुन हुआ, ये सब कैसे वृक्ष हैं, क्योंकि वृक्ष बहुवर्षीय होते हैं, कठोर होते हैं, बहुत इनकी लंबी आयु होती है। उसके बाद में लताएं पे बात आती है। ऐसे पौधे जो आलम्बन के लिए किसी दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं उन्हें लताएं कहा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से पौधने वाले या रोपने वाले पौधे होते हैं, ठीक है, जो रेंग के चलते हैं पौधे, जैसे मटर, तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि। ठीक है, ये जो भी पौधे होते हैं इनमें पतला फिलामेंट लगा हुआ होता है, उसी को आलम्बन कहा जाता है। वो किसी दूसरे पे आश्रित होकर लताओं का कार्य करते हैं, लताओं का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, जैसे मटर, तरबूज और खरबूजा आदि। उसके बाद में बात आती है, ये तो हो गया आपका आकार के आधार पर। उसके आगे बात आती है वास स्थान के आधार पर पौधों का बंटवारा। वास स्थान मतलब उनके रहन सहन, जैसे कि जलोद्भिद पौधे, ऐसे पौधे जो पानी में पाए जाते हैं जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कमल, जो कमल का पौधा होता है वो जलोद्भिद होता है, यानी कि जल में ही ये उगता है। उसके बाद में बात आती है मरुद्भिद पौधे, वे पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे मरुद्भिद। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें मरुद्भिद कहा जाता है, मरुस्थलीय कहा जाता है, जैसे नागफनी और कैक्टस। ये पौधे होते हैं, इनमें कंटक बहुत पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, वहाँ पर जल की मात्रा कम होने के कारण। लवणोद्भिद, ऐसे पौधे जो गंदगी क्षेत्रों में पाए जाते हैं या डेल्टा भागों में पाए जाते हैं, लवणोद्भिद पौधे कहलाते हैं। लवणोद्भिद का मतलब ये होता है जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ यानी कि पानी जो होता है अतिसीमा में आ जाता है, अत्यधिक मात्रा में आ जाता है, वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उन्हें लवणोद्भिद पौधे कहा जाता है, जैसे केवड़ा, मैंग्रोव आदि। उसके बाद में बात आती है समदोद्भिद पौधे, वो पौधे जो समतल भागों यानी कि मैदानी भागों में उगते हैं या उपजते हैं, उन्हें समदोद्भिद पौधे कहा जाता है, जैसे गेहूँ, धान, मक्का आदि। नोट करके आप लोग याद करिएगा कि घटपर्णी जो पौधा होता है, जिसे पिच प्लांट कहा जाता है, यह पौधा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। ये भारत, मेघालय, श्रीलंका, इंडोनेशिया में पाया जाता है। घटपर्णी पौधा, इसकी जो संरचना होती है वो कलश के लोटे के आकार की होती है, इसे पिच प्लांट भी कहा जाता है। यह पौधा वहीं पाया जाता है जहाँ पर नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो कीड़े मकोड़े यानी कि दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, कीड़ों मकोड़ों को खा लेता है। ये भारत के मेघालय में पाया जाता है, श्रीलंका और इंडोनेशिया में अत्यधिक पाया जाता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे उत्पादक की तरह ही कार्य करते हैं। उत्पादक क्योंकि अगर जब तक हरे पौधे नहीं होते हैं तब तक कोई भी चैन पारिस्थितिक तंत्र में नहीं बन सकती है। धन्यवाद।